Assalamu alaikum students. This is lecture number 18 of biology, 9th biology, lesson number 3, diversity in living organisms. In this lecture, we will discuss about rules of binomial nomenclature for naming living organisms. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है 9th बायोलॉजी में लेसन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कल हमने कहा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कार्लोस लिनेंसी ने अडेप्ट किया, उसके बाद फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ने उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने भी रूल्स बनाने में हेल्प की। अब कौन से रूल्स उन्होंने बनाए जिनसे हम ऑर्गेनिजम्स को नाम दे सकते हैं, साइंटिफिक नाम। तो पहला रूल, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें एक ही नाम देना है। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें एक ही नाम देना है जिसमें दो वर्ड्स होने चाहिए, एक जीनस दूसरा स्पीशीज। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें एक ही नाम देना है, मगर इस नाम में दो वर्ड्स होने चाहिए, जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम। द जेनेरिक नेम इज रिटन फर्स्ट। पहले हमें कौन सा नाम लिखना है? जेनेरिक नेम। इट इज फॉलोड बाय द स्पीशीज नेम, उसके बाद लिखना है स्पीशीज नेम। द जेनेरिक नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। जेनेरिक नेम हमें हमेशा किससे स्टार्ट करना है बेटा? कैपिटल लेटर से। एंड स्पेसिफिक नेम राइट विद स्मॉल लेटर। और स्पेसिफिक नेम हमें किससे बेटा लिखना है? स्मॉल लेटर से। उसके बाद व्हेन प्रिंटेड बोथ द नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शुड बी रिटन इन इटैलिक। अगर हम बेटा कंप्यूटर पे लिखेंगे, प्रिंटेड लिखेंगे इनके नाम, फिर हमें इटैलिक में लिखने हैं नाम। When handwritten, both the names of an organism should be underlined. अगर अब हम हाथ से लिखते हैं handwritten, दोनों नाम हमें कैसे लिखने हैं बेटा? अंडरलाइंड। ठीक है बेटा, अंडरलाइंड नाम हमें लिखने हैं। ठीक है, तो बेटा पहला रूल क्या है? हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम देना है जिसमें दो वर्ड्स होने चाहिए, जीनस एंड स्पीशीज, दोनों नाम। उसके बाद हमें सबसे पहले लिखना है जेनेरिक नेम, उसके बाद लिखना है स्पेसिफिक नेम। ठीक है बेटा, उसके बाद जेनेरिक नेम हमें हमेशा लिखना है कैपिटल में, उसका पहला वर्ड कैपिटल में लिखना है, और स्पीशीज नेम हमें उसका पहला वर्ड स्मॉल में लिखना है। उसके बाद बेटा अगर हम प्रिंटेड लिखेंगे इनके नाम, फिर हमें इटैलिक फॉन्ट रखना है। अगर हम बेटा हैंड रिटन लिखेंगे फिर हमें इन नाम्स को अंडरलाइन करना है। जैसे एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग, हम होमो सेपियंस, एच कैपिटल, एस यहां मैंने स्मॉल लिखा है, अंडरलाइन दोनों। वुल्फ, कैनस लंपस, सी कैपिटल एल स्मॉल। लाइन, पैंथेरा लियो, पी कैपिटल एल स्मॉल। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम नाम देते हैं और यही नाम हम इस्तेमाल करते हैं फिर साइंटिफिक नेम्स के लिए। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह कल हमारा अगला टॉपिक होगा। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students. This is lecture number 19 of biology, 9th biology, lesson number 3, diversity in living organisms. In this lecture, we will discuss about another important topic, kingdom system of classification. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है 9th बायोलॉजी में, लेसन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बेटा आज हमारा टॉपिक इसमें क्या है? किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया। एरिस्टोटल ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया टू किंगडम में, एक किंगडम प्लांटिया, दूसरा किंगडम एनिमलिया। उसके बाद एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे ये किया? उसने खाली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, उसी बेस पे उसने ये क्लासिफिकेशन की। हम कहते हैं प्लांट्स को उसने फिर साइज के हिसाब से ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरह बेटा एनिमल्स को उसने क्या बोला? विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया? जिनका रेड ब्लड था उनको अलग, जिनका रेड ब्लड नहीं था उनको अलग, जिसमें फिर उसने बोला वर्टिब्रेटस, इनवर्टिब्रेटस। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे था, मगर ये क्लासिफिकेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चली क्योंकि बहुत सारी खामियां इसमें बाकी थी। न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ बोला, न फंगाई के बारे में, न यूग्लिना के बारे में, क्योंकि
इस टाइम पे लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी नहीं कर रहे थे क्योंकि माइक्रोस्कोप इसके बाद फिर वजूद में आया। उसके बाद आया कार्लोस लिनेंसी, जिसने बेटा नोमेनक्लेचर दिया, जिसने टैक्सोनॉमी दी। इसने भी टू किंगडम सिस्टम बनाया। इसने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 1735 में इसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, 1758 में पब्लिश हुई इसकी क्लासिफिकेशन। हम कहते हैं इसने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स बनाए, रिगेनियम एनिमिलिया एनिमल किंगडम, रिगेनियम वेजिटेबला प्लांट किंगडम। हम कहते हैं मगर इसने बेटा क्या क्या लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन, दो कैरेक्टर्स पे इसने क्लासिफिकेशन की। एक तो इसने लिया बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा इसने क्या लिया, लोकोमोशन। मगर हम कहते हैं लेटर फिर इसने ऐड किया और एक किंगडम, रिगेनम लेपिडियम, जिसको इसने क्या बोला बेटा, मिनरल, जिसमें इसने रखे। मगर हम कहते हैं बेटा अभी भी फंगई के लिए, यूग्रीना के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई जगह नहीं थी क्लासिफिकेशन में, इसीलिए बेटा ये क्लासिफिकेशन भी ज्यादा टाइम तक नहीं चली। उसके बाद आई बेटा अर्नेस्ट हैकल की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो बेटा अर्नेस्ट हैकल था, इसने क्लासिफिकेशन 1866 में दी। और बेटा इसने तीसरा किंगडम ऐड किया, वो क्या था बेटा, प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में इसने यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को रखा। मगर बेटा अर्नेस्ट हैकल ने कैसे बेटा यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को यहां रखा, क्योंकि इसने कब दी बेटा, 1866। तब उससे पहले एंटन लीवनहूक ने ऑलरेडी माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। इसीलिए बेटा इसने जब किंगडम प्रोटिस्टा बनाया, इसने यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म उसमें रखे, प्रोटोजुआ, फंगाई, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और बेटा इसने क्लासिफिकेशन किस बेस पे की, बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। हर किसी सेल का नाम अलग अलग होता है, मॉर्फोलॉजी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे प्लांट्स ऑटोट्रोपस होते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रोपस होते हैं, प्रोटिस्टा जो होता है बेटा कुछ सेफरोट्रॉपिक भी होते हैं और कुछ बेटा दिखाते हैं पैरासिटिक भी न्यूट्रिशन, या कुछ बेटा दिखाते हैं हेटेरोट्रॉपिक भी। तो हम कहते हैं बेटा ये था किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हमने बेटा 3 डिस्कस किए, अब हमें इसमें बचता है 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम। हमारे सिलेबस में है 9th के सिलेबस में 2 किंगडम एंड 5 किंगडम, ठीक है बेटा। मगर इंट्रोडक्शन हमने दिया कैसे ये वजूद में आ गया। थैंक यू बेटा।